नमस्कार। आज हम एक अहम धार्मिक स्थल की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित बागेश्वर धाम। ये नाम आजकल काफ़ी चर्चा में है ना। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके इतिहास, इसके रीति रिवाजों और आज इसका क्या महत्व है, इस पर रोशनी डालती है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इस जानकारी के जरिए बागेश्वर धाम की पूरी तस्वीर को समझना। आखिर ये जगह इतनी मशहूर क्यों हुई, यहाँ की सबसे खास बात क्या है और इससे जुड़ी मान्यताएं वो लोगों के जीवन को कैसे छूती हैं। शुरू में ही ये पता चलता है कि ये धाम मुख्य रूप से बालाजी महाराज यानी हनुमान जी के मंदिर के लिए जाना जाता है और यहाँ की अर्जी और दरबार की बड़ी मान्यता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को कहते हैं इन दिनों लगने वाले दरबार में भक्तों का विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं सुनी जाती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि स्थान के इतनी महत्वपूर्ण बनने की कहानी क्या है। आखिर कैसे एक जगह इतनी तेजी से आस्था का केंद्र बन जाती है, कहां से शुरू हुई ये बात। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती जानकारी ये बताती है कि ये जगह मतलब गढ़ा गांव का इलाका में हाँ। पहले कुछ खास विकसित नहीं था। हम्म। कुछ विवरण तो इसे काफी उपेक्षित, यहाँ तक कि बंजर जैसा भी बताते हैं। बिल्कुल। ये जानना वाकई रोचक है कि ऐसी जगह आज इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई। हाँ, सही में। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। हम्म। धीरे धीरे पहले धर्म प्रचार बढ़ा, फिर कथा दरबार होने लगे और भक्तों की भीड़ वो जुटने लगे। हाँ। देखते ही देखते ये एक छोटे अनदेखे से इलाके से एक बड़े अहम धार्मिक केंद्र के रूप में उभर आया। हाँ। ये विकास अपने आप में एक केस स्टडी जैसा है कि कैसे आस्था और संगठन मिलकर एक स्थान का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। और इसी विकास के साथ जुड़ी है एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता हाँ। कि ये स्वयंभू बालाजी सरकार का स्थान है। अच्छा। यानी लोगों का गहरा विश्वास है कि बालाजी महाराज यहाँ किसी के द्वारा स्थापित नहीं किए गए, बल्कि वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ये बात इसे और भी खास बना देती है ना। निश्चित रूप से स्वयंभू या स्वयं प्रकट होने की ये धारणा जो है ना जी, ये किसी भी स्थान को तुरंत एक सिद्ध स्थान का दर्जा दे देती है। ऐसी मान्यताएं भक्तों के मन में आस्था की जड़ें और गहरी कर देती हैं। फिर वो जगह सिर्फ एक मूर्ति या मंदिर नहीं रह जाती, वो साक्षात दैवीय उपस्थिति का प्रमाण बन जाती है। सही। और यही विश्वास उस स्थान के आध्यात्मिक चुंबकत्व को, उसकी मैग्नेटिक पावर को कई गुना बढ़ा देता है और दूर दूर से लोगों को खींच लाता है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जो बागेश्वर धाम को शायद सबसे अलग पहचान देती है। वहां की अर्जी लगाने की अनोखी प्रक्रिया। जानकारी के अनुसार भक्त अपनी परेशानी या मनोकामना एक कागज पर लिखते हैं। हाँ। या फिर एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर वहां समर्पित करते हैं। ये एक तरह से अपनी याचिका सीधे भगवान के सामने रखने जैसा है। बिल्कुल। और इसमें रंगों का भी अपना महत्व है, जैसा कि जानकारी में सामने आता है। हाँ, रंगों का सिंबलिज्म। हाँ, सामान्य अर्जी के लिए लाल कपड़ा, अगर मामला शादी ब्याह से जुड़ा है तो नारियल पीले कपड़े में बांधा जाता है। अच्छा। और अगर किसी को लगता है कि समस्या किसी तरह की बाहरी बाधा जैसे भूत प्रेत वगैरह से जुड़ी है, तो उसके लिए काले कपड़े का प्रयोग होता है। ये रंगों का प्रतीकात्मक इस्तेमाल भी काफी मायने रखता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये प्रतीकवाद महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए, अर्जी लगाना सिर्फ पहला कदम है। ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। इसके साथ कुछ नियम और अनुशासन भी जुड़े हैं जो भक्त की ओर से समर्पण और गंभीरता को दिखाते हैं। ये सिर्फ एक इच्छा जाहिर करने का मामला नहीं है। ओके। जैसे भक्तों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी अर्जी लगाने के बाद मंगलवार और शनिवार को होने वाले दरबार में हाजिरी दें। अच्छा, उन खास दिनों में। हाँ, वो दिन अर्जी की सुनवाई के लिए खास माने जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम है, जब तक अर्जी पर सुनवाई नहीं हो जाती या मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मांसाहार, शराब और यहाँ तक कि लहसुन प्याज जैसी चीजों से भी परहेज करना होता है। ओहो, तो ये सिर्फ अर्जी रखकर भूल जाने वाली बात नहीं है, ये तो भक्त की तरफ से भी एक तरह की तपस्या या व्रत जैसा हो गया। बिल्कुल। मतलब अपनी इच्छा पूरी होने के लिए भक्त को भी अनुशासन और संयम दिखाना पड़ता है। ये बात तो अर्जी की प्रक्रिया को और गहरा मतलब देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियम प्रक्रिया को महज एक कर्मकांड से ऊपर उठाकर भक्त के विश्वास, उसके धैर्य और उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा बना देते हैं। ये दिखाते हैं कि भक्त अपनी अर्जी को लेकर कितना गंभीर है और उसके लिए कितना त्याग करने को तैयार है। ये अनुभव को सिर्फ घूमने फिरने, सतही पर्यटन से अलग करता है और इसे गहरी आध्यात्मिक यात्रा का रूप देता है। चलिए अब आज की स्थिति पर आते हैं।
जानकारी साफ बताती है कि बागेश्वर धाम में आजकल भारी भीड़ जुटती है। हाँ, बहुत ज्यादा। खासकर हर मंगलवार और शनिवार को। लगता है आस्था का ये केंद्र बहुत तेजी से फैला है। बिल्कुल। और इसकी प्रसिद्धि सिर्फ स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है ना? टीवी चैनलों पर जैसे संस्कार टीवी का जिक्र है। जी हाँ। और इंटरनेट पर भी इसका खूब प्रचार प्रसार होता है। यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो खुद भी काफी चर्चित हैं। हाँ, वो तो है। उनकी कथाएं, उनके दरबार और उनकी जीवन से जुड़ी बातें अक्सर मीडिया में छाई रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। यहाँ पारंपरिक आस्था और आधुनिक संचार माध्यमों का एक बहुत दिलचस्प संगम देखने को मिलता है, वाकई। टीवी और इंटरनेट की पहुंच ने बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को देश विदेश में फैला दिया है। ये आजकल कई धार्मिक स्थलों और गुरुओं की लोकप्रियता बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं नए जमाने के औजारों का इस्तेमाल करके खुद को प्रासंगिक बनाए रखती हैं। सही कहा। इसी संदर्भ में जानकारी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक कथन का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। क्या? वो कहते हैं कि देवता तो सभी हैं, लेकिन कलयुग में सिर्फ हनुमान जी के ही हस्ताक्षर चलेंगे, यानी उन्हीं का प्रभाव या प्रमाण सबसे ज्यादा होगा। अच्छा। ये बात इस धाम में हनुमान जी की भक्ति के केंद्रीय महत्व को और उजागर करती है और अनुयायियों को एक स्पष्ट दिशा देती है कि उनकी आस्था का मुख्य आधार क्या है। और जो लोग वहां जाते हैं उनके अनुभवों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। बताया गया है कि श्रद्धालुओं को अर्जी दरबार में शामिल होने और भक्ति करने से एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, जीवन की उलझनों में राहत महसूस होती है। वहां होने वाले कथा दरबार, भंडारे और यज्ञ जैसे आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाते, बल्कि ये लोगों के मिलने जुलने, अपनी आस्था साझा करने और एक समुदाय के रूप में जुड़ने का जरिया भी बनते हैं। हाँ, ये सामाजिक पहलू की काफी अहम लगता है। बिल्कुल। हाँ, ये सामुदायिक भावना, ये कम्युनिटी फीलिंग जो है, वो ऐसे स्थानों की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लोग न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, हाँ, बल्कि एक जैसी आस्था वाले दूसरे लोगों के साथ जुड़कर उन्हें एक अपनेपन का, एक बिलोंगिंग का एहसास भी होता है। ये सामूहिक ऊर्जा भी कई लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। हालांकि जैसा अक्सर बड़े और तेजी से बढ़ते संस्थानों के साथ होता है, बागेश्वर धाम भी विवादों और आलोचनाओं से अछूता नहीं रहा है। जी, बिल्कुल। जानकारी में इसका भी जिक्र मिलता है और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें उपलब्ध सामग्री में मिला है। हाँ, हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना या विरोध करना कतई नहीं है, बल्कि एक संतुलित तस्वीर पेश करना है। सही बात है। निष्पक्ष रहना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कुछ जगहों पर धाम में होने वाले कथित चमत्कारों पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि इन दावों को वैज्ञानिक या तार्किक कसौटी पर परखने की जरूरत है। ये बहस तो अक्सर होती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ भारी भीड़ जुटती है, तो अतीत में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ चिंताएं और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की खबरें आई हैं। ये पहलू भी ध्यान देने लायक हैं। ये स्थिति एक जरूरी सवाल खड़ा करती है, और ये सिर्फ बागेश्वर धाम के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों के लिए प्रासंगिक है जो बहुत तेजी से लोकप्रिय होते हैं। क्या सवाल? चुनौती ये है कि आस्था, जो ऐसे स्थानों की नींव है, आलोचनात्मक नजरिया, जो एक जागरूक समाज का हिस्सा है, और व्यावहारिक प्रबंधन, जैसे लाखों की भीड़ को संभालना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, हाँ। इन तीनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। बढ़ती लोकप्रियता अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी लाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है। इसीलिए जानकारी में सलाह भी दी गई है कि अगर कोई वहां जाने का या अर्जी लगाने का मन बना रहा है तो पूरी श्रद्धा के साथ जाए, लेकिन साथ ही थोड़ी समझदारी और सतर्कता भी बरते। हाँ, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, खासकर भीड़-भाड़ वाले दिनों में। बिल्कुल। और हाँ, अगर कोई जाने की सोच रहा है तो ये भी जान लें कि स्थान है ग्राम गढ़ा, पोस्टगंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। पिन कोड 474105 है। जी। जैसा हमने बात की, मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा लोग आते हैं, तो इन दिनों वहां काफी चहल पहल और भीड़ रहती है। इसी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवहारिक बातें भी ध्यान में रखी जा सकती हैं, जैसा कि जानकारी में संकेत मिलते हैं। जैसे मसलन आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर होगा, क्योंकि वहां समय लग सकता है। भीड़ में अपने सामान और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। और आजकल के जमाने में जाने से पहले धाम की आधिकारिक वेबसाइट या संपर्क सूत्रों से उस दिन के कार्यक्रम या किसी विशेष सूचना के बारे में पता कर लेना हमेशा अच्छा रहता है। सही सलाह है। ताकि यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने बागेश्वर धाम के सफर को देखा, कैसे एक कह सकते हैं गुमनाम सी जना एक बड़े धार्मिक केंद्र में बदल गई। हाँ। हमने वहाँ की सबसे खास पहचान यानी अर्जी की परंपरा और उसके पीछे के नियमों और अनुशासन को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे आज ये धाम आस्था और आधुनिक मीडिया के संगम का उदाहरण बन गया है और इसके पीठाधीश्वर की इसमें क्या भूमिका है। साथ ही हमने उन चर्चाओं और व्यावहारिक चुनौतियों पर भी नजर डाली जो ऐसी जगहों से अक्सर जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। ये सारी जानकारी बागेश्वर धाम को मुख्य रूप से बालाजी महाराज की भक्ति और अर्जी की अनूठी परंपरा के इर्द गिर्द केंद्रित एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आस्था स्थल के रूप में पेश करती है। ये दिखाती है कि कैसे गहरा विश्वास, विशिष्ट अनुष्ठान और एक करिश्माई नेतृत्व मिलकर किसी स्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। सही। लेकिन साथ ही ये उन जटिलताओं को भी सामने लाती हैं जो अपार लोकप्रियता के साथ आती हैं, विकास की चुनौतियां, मीडिया का दोहरा असर और वो आस्था बनाम तर्क की बहसें। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। बागेश्वर धाम जैसे स्थानों को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि प्राचीन मान्यताओं, खास स्थानीय रीतियों जैसे अर्जी और आज के जबरदस्त संचार माध्यमों, टीवी, इंटरनेट का ये जो मिश्रण बन रहा है, हाँ, ये हमारे समय में धर्म और आस्था के स्वरूप को कैसे बदल रहा है? क्या ये लोगों के अपनी आस्था जीने के तरीके, अपने गुरुओं से जुड़ने के तरीके और यहाँ तक कि चमत्कारों को समझने के तरीके को भी एक नया आकार दे रहा है? ये सोचने लायक सवाल है।